नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा 2022 का सामाजिक अध्ययन का सिलेबस, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृत्तर भारत के विषय में। दोस्तों, यहाँ देखिएगा, ये जो हमारा टॉपिक था यूनिट फर्स्ट का, ये सारा हो गया है। सेकंड यूनिट के अंदर लगभग काफ़ी चीज़ें हमने कर ली हैं। अभी यहाँ पर एक बड़ा टॉपिक बचता है वृहत्तर भारत, इसके विषय में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को और बात करते हैं वृहत्तर भारत यानी भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार हुआ तो किस प्रकार से हुआ और कहाँ कहाँ पर हमें भारतीय संस्कृति के संकेत देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि भारतीय संस्कृति के प्रसार के प्रेरक तत्व कौन से रहे, यानी जिनके कारण भारतीय संस्कृति विदेशों में फैली। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के यानी भारत के विभिन्न देशों के साथ में जो व्यापारिक संबंध रहे, इसी कारण से वहाँ पर आना जाना रहा और जो भारतीय संस्कृति के प्रमाण हैं जो बाहर देखने को मिलते हैं और भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। दूसरा, भारत के काफ़ी उपनिवेश थे जो भारत से बाहर थे, विदेशों में थे, उनके अंदर भी जो है भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ, क्योंकि वो हमारे ही उपनिवेश थे, इसलिए हमने वहाँ पर हमारे ही धर्म आदि को वहाँ पर लागू किया और हमारे बहुत सारे मंदिर आदि संकेत वहाँ देखने को मिलते हैं। तीसरा आता है धर्म के प्रचार के लिए। जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ से विभिन्न राजाओं ने अपने अपने प्रचारकों को भेजा, वहाँ पर प्रचार हुआ। और प्रचार, इसमें सबसे बड़ा रोल उपनिवेश का भी आता है, क्योंकि उपनिवेश थे इसलिए वहाँ पर हम प्रचार भी अच्छे से कर पाए दोस्तों। तो ये तीन मुख्य तत्व हैं जो हम मानते हैं भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए, जिसके कारण विदेशों के अंदर जो है भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ या भारतीय सीमाओं से बाहर भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ था दोस्तों। तो यहाँ हम देखें कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। तो इसे हम तीन भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया, दूसरा है पश्चिमी एशिया, और जो तीसरा रह गया मध्य एशिया। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में हम बात करेंगे चंपा या अनाम के विषय में, फिर हम बात करेंगे कम्बोज के विषय में जिसे कंबोडिया भी कहते हैं आज, फूनान के विषय में बात करेंगे, जावा के विषय में बात करेंगे, मलाया के विषय में, सुमात्रा के विषय में, बोर्नियो के विषय में, बाली, श्रीलंका और म्यांमार। ये सारा एरिया जो आ गया हमारा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर है, जहाँ पर देखिएगा इन सभी के अंदर हमें भारतीय संस्कृति के चिन्ह देखने को मिलते हैं। बहुत से देश तो ऐसे भी हैं जहाँ पर आज भी हमारी मान्यताओं को माना जाता है। मध्य पश्चिमी एशिया में गंधार और अफगानिस्तान में हम देखते हैं, और मध्य एशिया में चीन, खोतान, कुची और तिब्बत में हमें इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके शुरू करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया के विषय में। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें कंबोडिया या कम्बोज की बात करेंगे। तो ये भारत का ही एक उपनिवेश हुआ करता था। तो कंबोडिया क्या था दोस्तों? भारत का ही एक उपनिवेश था। प्राचीन काल में कंबोडिया फूनान साम्राज्य का भाग था। ये जो कंबोडिया है कौन से साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था? फूनान का। तो देखिएगा क्या याद रखना है हमें, कंबोडिया जो है वो भारत का ही एक उपनिवेश हुआ करता था, यानी भारत का ही भाग माना जाता है दोस्तों। जहां हम अपना अधिकार कर लेते हैं, उपनिवेश किसे कहते हैं सामान्यतः? कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा देश जहां हमने अपना अधिकार कर लिया, वहाँ पर सांस्कृतिक, राजनीतिक जो भी गतिविधियाँ होती है वो हमारे द्वारा संचालित होती है दोस्तों। तो प्राचीन काल में कंबोडिया फूनान साम्राज्य का ही एक भाग हुआ करता था। प्रथम शताब्दी, पहली शताब्दी के अंदर कौंडिन्य ने यहाँ पर भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कंबोडिया क्या था? भारत का ही एक उपनिवेश हुआ करता था जो फूनान साम्राज्य का भाग था। यहाँ पर कौंडिन्य नामक शासक ने क्या किया था? सबसे पहले भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। 12वीं शताब्दी के अंदर खमेर वंश के राजा सूर्यवर्मन ने कंबोडिया में अंगकोर वाट का विशाल मंदिर बनवाया। आपके प्रश्न यहीं से बनने हैं दोस्तों कि अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ देखने को मिलता है। तो अंगकोर वाट का जो विशाल मंदिर है वो हम कंबोडिया में देखते हैं, और बहुत ही विशाल शानदार मंदिर है, विष्णु मंदिर है। तो अंगकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है, सूर्यवर्मन ने बनवाया था। और ये कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर है दोस्तों। खमेर वंश के शासक हुआ करते थे सूर्यवर्मन, उन्होंने बनवाया था। ये पूर्णतया पत्थर से बना हुआ मंदिर है। यहाँ की विशेषता सबसे बड़ी है कि किसी प्रकार के सीमेंट या चूने का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, पंचायतन शैली में है, जिसमें
5 मूर्तियां होती हैं, बीच में मुख्य मूर्ति हुआ करती है दोस्तों। इस प्रकार से जो मंदिर बनता है पंचायतन शैली में कहते हैं। और देखिएगा कौन से मंदिर की बात करें, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है, सूर्यवर्मन ने बनवाया था, विष्णु मंदिर है और ये पत्थर से बना हुआ ऐसा मंदिर है जिसमें चूने और सीमेंट का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। इसकी जो दीवारें हैं वहाँ पर आपको रामायण और महाभारत के अलावा अन्य पौराणिक कथाओं पर आधारित मूर्तियाँ भी देखने को मिल जाएंगी, बनी हुई हैं। यूनेस्को के द्वारा इस मंदिर को जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और किस लिए जाना जाता है, तो ये मंदिर अपनी मूर्ति कला के लिए विशेषतः जाना जाता है। ये मंदिर कौन सी नदी के किनारे है, मेकांग नदी के। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, मेकांग नदी के किनारे है, विष्णु मंदिर है, सूर्यवर्मन ने इसे बनवाया था, पत्थर का बना है, बिना चुने पत्थर के इसको बनाया गया है, इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। इसकी दीवारों पर जो मूर्ति कला है उसके लिए ये जाना जाता है और ये विशेषतः पंचायतन शैली में बना हुआ है। कंबुज से प्राप्त अभिलेखों में शकाब्द शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जिससे हम ऐसा कह सकते हैं शकाब्द, अब्द माने होता है वर्ष, यानी शक वर्ष, तो शक संवत का प्रयोग यहाँ पर हुआ करता था दोस्तों, ऐसा मानते हैं अपने। भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा भी कौन सी रहेगी, संस्कृत भाषा हुआ करती थी। तो देख सकते हैं पूरे भारतीय संस्कृति में ही रंगा हुआ है कंबुज या कंबोडिया। 9वीं शताब्दी के अंदर कंबुज के शासक यशोवर्मा जो थे उन्होंने यशोधपुर नामक नगर बसाया, अपने ही नाम से है, और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। यहाँ अंगकोरथाम का विशाल शिव मंदिर हुआ करता था यशोधपुर में, जो यशोवर्मा ने बनाया था दोस्तों। आरंभ में अगर बात करें तो हमारा जो पौराणिक धर्म है वो यहाँ पर प्रचलित था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म यहाँ पर सर्वव्यापी बन गया, जिसके चिन्ह अपने आज भी यहाँ देखते हैं। ये है अंकोर वाट का मंदिर, इसकी विशालता आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें वियतनाम की, जिसे अनाम भी कहते हैं, चंपा भी कहते हैं दोस्तों। हिंद चीन क्षेत्र का ये सबसे प्राचीन हमारा उपनिवेश माना जाता है। काशी प्रसाद जायसवाल की अगर बात करें तो उन्होंने ये बताया कि चंपा का उल्लेख वायु पुराण में अंग द्वीप के रूप में देखने को मिलता है, यानी उस समय जब पुराणों की बात है, पौराणिक काल में भी हमें इसका उल्लेख देखने को मिल रहा है। तो काशी प्रसाद जायसवाल क्या कहते हैं कि चंपा का उल्लेख, अगर आपसे पूछा जाए कि चंपा का उल्लेख हमें कौन से पुराण में मिलता है, तो वायु पुराण में अंग द्वीप के रूप में देखने को मिलता है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इसे पुराणों में क्या कहा गया है, अंग द्वीप कहा गया है दोस्तों। चीनी जनश्रुति की बात करें तो चंपा की स्थापना 192 ईस्वी के आसपास की गई थी। भद्रवर्मन या भद्रवर्मा संस्कृत का खुद एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ करता था। इसके समय चंपा राज्य का बहुत विस्तार हुआ। चंपा की शासन भाषा भी कौन सी थी, संस्कृत थी। यहाँ भी जो राज कार्य हुआ करता था वो कौन सी भाषा में हुआ करता था, संस्कृत भाषा में हुआ करता था। वियतनाम दूसरी शताब्दी में एक हिंदू राज्य हुआ करता था दोस्तों। अभिलेखों की बात करें तो यहाँ के राजाओं की तुलना रामायण के पात्रों से हमें देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ के अभिलेखों में राजा की तुलना रामायण के पात्रों से की गई है, तो हमारा आंसर होना चाहिए वियतनाम। वियतनामी साम्राज्य के 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं। उत्तरी भाग अमरावती के नाम से, मध्य भाग विजय के नाम से और दक्षिणी भाग पांडुरंगा के नाम से जाना जाता है। राजा भद्रवर्मा जो थे यहीं के माइसोन नगर के अंदर इन्होंने भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको याद रखना है भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है, माइसोन नगर में, चंपा में माइसोन नगर में भद्रेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ भी शक संवत प्रचलित था। ये है आपका जो मंदिर माइसोन नगर में भद्रेश्वर का शिव मंदिर, ईंटों से बना हुआ है। अब तो किस हालत में है आप देख सकते हैं। फिर हम बात करें जावा या फिर यव द्वीप की, तो ये इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है जावा। और अगर हम चीनी जनश्रुति की माने तो 65 ईस्वी के आसपास भारतीयों ने यहाँ पर रह करके बसना शुरू कर दिया था, यहाँ पहुँचे। और जावा में भारतीय नाम से ही आपको सुमेरु पर्वत मिल जाएगा, गोमती नदी मिल जाएगी, सरयू नदी मिल जाएगी, जो इस बात को दर्शाते हैं कि कहीं यहाँ कभी हमारा यहाँ पर शासन हुआ करता था। तो 65 ईस्वी के आसपास ही हैं, भारतीय ही हैं यहाँ पर। दूसरी शताब्दी के अंदर देववर्मा ने यहाँ पर भारतीय राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए
यहाँ पर गुण वर्मा जो हैं उनको श्रेय दिया जाता है। ये कश्मीर के एक राजा हुआ करते थे संज्ञानंद, उन्हीं के पुत्र हुआ करते थे गुण वर्मा, जहाँ ने यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ये लंका होते हुए जावा पहुँचे थे। इसके प्रभाव से जावा के राजा रानी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जावा क्या है, इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है। लगभग 65 ईस्वी के आसपास भारतीय यहाँ रहना शुरू करने लग गए थे। और ये किसके अनुसार है? चीनी जनश्रुति के अनुसार। यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं जिनके नाम भारतीय नामों पर है। कुछ नदियाँ भी हैं, जैसे सरयू नदी है, गोमती नदी है, सुमेरु पर्वत है। दूसरी शताब्दी के अंदर देववर्मा वो शासक था जिसने भारतीय राज्य की यहाँ पर स्थापना की। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के यहाँ प्रमाण मिलते हैं तो बौद्ध धर्म का प्रसार यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ। गुणवर्मा को इसका मुख्य श्रेय हम दे सकते हैं, जो कि कश्मीर के राजा संज्ञानंद का ही एक पुत्र हुआ करता था। ये जो शासक है वो जावा पहुँचा था लंका होते हुए, और इन्हीं के प्रभाव से जावा के राजा रानी जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों 431 में गुणवर्मा ही एक भारतीय था जो यहाँ से चीन पहुँचा। शैलेंद्र राजाओं के समय यहाँ पर बोरोबुदुर का एक भव्य स्तूप बना। तो ये याद रखिएगा, ये पूछ लेता है बोरोबुदुर का स्तूप कहाँ पर है? जावा में है। इसमें बुद्ध की मूर्ति है। बोरोबुदुर में किसकी मूर्ति है? बुद्ध की मूर्ति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने यहाँ का कह सकते हैं। जकार्ता से 8 मील दूर बोरोबुदुर केड के मैदान में एक पहाड़ी पर बना हुआ ये स्तूप है दोस्तों, बौद्ध स्तूप है। ये विशाल स्तूप सीढ़ी नुमा 9 चक्कर से मिलकर के बना हुआ है। इसके गलियारे में आपको चित्रावली मिलेगी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये इतना शानदार था कि मजूमदार ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। 7 अजूबे आपको पता है, ये 8वां अजूबा 8वां आश्चर्य कहा गया था मजूमदार के द्वारा। ये एक विशालतम स्तूप और विहार माना जाता है। इसे भी 1991 के अंदर विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। बोरोबुदुर के अलावा यहाँ पर आपको एक शिव मंदिर भी देखने को मिलेगा। भारत के समान ही आप यहाँ पर हिंदू और बौद्ध मंदिर देख सकते हैं, जिन्हें चपड़ी कहा जाता है मंदिरों को यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ की जो विशेष बात है वो बोरोबुदुर है, इंडोनेशिया में है। जकार्ता से 8 मील दूर बोरोबुदुर के केड के मैदान में आपको ये स्तूप देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही विशाल है, बहुत सुंदर है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन्हें मजूमदार ने 8वां आश्चर्य भी कहा और इन्हें भी विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है। ये तो है ही है, लेकिन बोरोबुदुर के अलावा यहाँ पर आप शिव मंदिर भी देख सकते हैं, हिंदू बौद्ध मंदिर भी देख सकते हैं, जिन्हें चपड़ी कहा जाता है। दोस्तों जावा में भी शक संवत का प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। ये है बोरोबुदुर का स्तूप, देख सकते हैं आप। इसकी विशालता ना सीढ़ी नुमा है, सीढ़ी नुमा ये बना हुआ है। ये देखिएगा, वो ऊपर का व्यू है और ये आपका फ्रंट व्यू है। इसके बाद में हम बात करें जावा के बाद में सुमात्रा की। इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है जिसे स्वर्ण द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, पुराना नाम। ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। दोस्तों यहाँ प्राचीन केंद्र श्रीविजय हुआ करता था हमारा। 4वीं शताब्दी में श्रीविजय नामक हिंदू राज्य की यहाँ पर स्थापना हुई थी। दोस्तों चीनी यात्री इत्सिंग स्वदेश लौटते समय यहाँ पर रहा था 688 से 95 ईस्वी तक, और उसने यहाँ पर संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। सुमात्रा का प्राचीन नाम सुवर्ण द्वीप देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रीट में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। स्वर्ण द्वीप किसका पुराना नाम है? सुमात्रा का। बंगाल के पाल शासक जो हैं उनके साथ भी इनके राजनीतिक संबंध हुआ करते थे। इसमें इतना ही है, ज़्यादा कोई विशेष प्रमाण हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो स्वर्ण द्वीप का ही बनता है। दोस्तों फिर हम बात करें बोर्नियो की, तो ये भी एक हिंदू उपनिवेश ही है, इंडोनेशिया की तरफ ही रह गया। ये हिंद चीन द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है। यहाँ पर कौंडिन्य, जिसकी हमने प्रारंभ में बात की थी, कौंडिन्य वंश के शासकों का शासन हुआ करता था। यहाँ के संस्कृत जो शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं उनमें मूलवर्मा और अश्ववर्मन का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। यहाँ से हमें संस्कृत भाषा के प्रमाण मिलते हैं और भारतीय देवता जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, गणेश है, इन सभी की मूर्तियाँ प्राप्त होती है, जिससे अपने मानते हैं कि यहाँ पर कभी हमारा शासन रहा होगा, उपनिवेश रहा होगा। यहाँ पर एक कोम्बेग गुफा है। कौन सी गुफा? कोम्बेग गुफा।
जिसमें हमें 12 मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं दोस्तों। ये कोई विशेष तो नहीं है यहाँ पर। एक कोम्बेग गुफा यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है बोर्नियो, इसका कोई पुराना नाम भी नहीं है, इसलिए कोई विशेष अच्छा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। कोम्बेग गुफा के रूप में पूछा जा सकता है दोस्तों। म्यांमार यानी बर्मा की अगर हम बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शाक्य वंश के अधिराज ने यहाँ पर हिंदू राज्य की स्थापना की थी। टोलमी जो है भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रचार का उल्लेख इसके अंतर्गत किया है। यहाँ पर बर्मा की रानी क्या कहलाती है? महादेवी कहलाती है दोस्तों। 7वीं शताब्दी में द्वारावती नामक हिंदू साम्राज्य का उल्लेख यहाँ देखने को मिलता है, यानी समय समय पर यहाँ हमारा शासन रहा था। इससे पहले अशोक ने भी अपने यहाँ पर धर्म प्रचारक भेजे थे दोस्तों। 11वीं शताब्दी में यहाँ पर राजा अनिरुद्ध ने पगान में एक आनंद मंदिर बनाई, और यही इस चैप्टर का, इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने कह सकते हैं। कौन सा मंदिर है? आनंद मंदिर। कहाँ पर है? पगान में। किसने बनवाया? राजा अनिरुद्ध ने बनवाया था दोस्तों। इसके अंदर आपको भगवान बुद्ध की 31 फीट की प्रतिमा देखने को मिलेगी। इसकी दीवारों पर भी जातक कथाएं, बुद्ध से संबंधित जो कथाएं होती हैं उनको कहते हैं जातक कथाएं, उनके चित्र मिलेंगे। पगान का आनंद विहार भारतीय विहारों की ही अनुकृति है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं वैसे वहाँ भी है। बर्मा का कानून भी अगर आप देखें, विधान शास्त्र भी देखें, तो वो प्राचीन भारतीय स्मृति ग्रंथों पर ही आधारित है। बर्मा का जो कानून है वो भी हमारे प्राचीन ग्रंथों पर ही आधारित है। इसी आधार पर अपने मानते हैं हमारा शासन रहा होगा, उपनिवेश रहा होगा। और यहाँ पर विशेष चीज़ जो है वो पगान है दोस्तों। एक मेडगन नामक गांव में स्वर्ण पत्र पर हमें 2 लेख भी प्राप्त होते हैं, जिनमें कदम्ब लिपि और पाली भाषा में बुद्ध के वचन हैं। यहाँ पर बुद्ध धर्म का भी प्रचार रहा है। 5वीं शताब्दी तक भारत के धर्म, भाषा और लिपि को बर्मा अपना चुका था। 5वीं शताब्दी तक हमारे ही धर्म था, हमारी ही भाषा थी, हमारी ही लिपि को उसने अपनाया गया था। आज भी यहाँ पर बौद्ध धर्म प्रचलित है दोस्तों बर्मा के अंदर। ये पगान का जो अभी अपने मंदिर की बात कर रहे थे, ये पगान का मंदिर है। फिर हम बात कर लेते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तो यहाँ पर फूनान को हम देखें सबसे पहले। फूनान, तो फूनान जावा से ही कुछ भारतीय यहाँ पर गए थे और यहाँ पर जाकर के एक बस्ती का निर्माण किया था। यहाँ का प्रथम राजा कौंडिन्य ब्राह्मण हुआ करता था। उसने वहाँ की रानी से विवाह किया और एक नए राजवंश की नींव डाली। फूनान के राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और उनकी भी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। अब तक आप इतना सीख गए होंगे, कहाँ भी भाषा की बात है तो संस्कृत भाषा की ही हमें बात करनी है। 240 ईस्वी में फूनान का एक राजदूत भारत भी आया था और पाटलिपुत्र के मलुंड राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था। 5वीं शताब्दी में जयवर्मा नामक प्रसिद्ध राजा यहाँ पर हुआ, जो कौंडिन्य का ही वंशज था। तो यहाँ पर हमें अभी तक एक चीज़ समझ में आती है, वो है कौंडिन्य ब्राह्मण जो यहाँ पर पहुँचा था और शासन की स्थापना की थी दोस्तों। जयवर्मा के समय संघपाल और भद्रसेन नामक 2 बौद्ध भिक्षु हुए, जिन्होंने अनेक चीनी भाषा में ग्रंथों का अनुवाद किया। यहाँ शैव, वैष्णव, बौद्ध सभी धर्म साथ साथ रहा करते थे। 6ठी शताब्दी तक तो फूनान जो है स्वतंत्र रहा, लेकिन बाद में कंबुज नरेश ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था दोस्तों। फिर हम बाली की बात करें तो बाली में आज भी आपको जो है हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर विष्णु, शिव, गणेश, राम और कृष्ण आज भी पूजे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर विष्णु, शिव, गणेश, राम जो हमारे हिंदू धर्म के देवता हैं, उनकी आज भी पूजा हुआ करती है। बाली आप आज भी जाके देखोगे तो आपको अपना ही एहसास होगा। इंडोनेशिया का ही द्वीप है बाली। बाली में 4ठी शताब्दी के अंदर हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों ही प्रचलित हैं। यहाँ पर आपको हिंदू धर्म भी मिलेगा और बौद्ध धर्म भी मिलेगा, दोनों धर्मों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर समय के साथ इस्लाम का भी प्रवेश हुआ, किंतु इस संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा। आज भी हिंदू धर्म और संस्कृति के अवशेष यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। शैलेंद्र राजवंश की बात करें तो सुमात्रा के शैलेंद्र राजाओं ने ही जीतकर शैलेंद्र राज्य की स्थापना की थी। शैलेंद्र राजवंश जो था, इसने मलाया, कंबोडिया, जावा और दक्षिणी बर्मा को भी जीता था दोस्तों। ये सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। भारत से भी इनके अच्छे संबंध हुआ करते थे। सुमात्रा के शैलेंद्र राजा हैं जिन्होंने शैलेंद्र राज्य की स्थापना की थी दोस्तों।
नालंदा में इन्होंने विहार भी बनवाए थे और इनके द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन मंदिर कलशन है। सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी बोरोबुदूर चैत्य विहार है, जिसकी अपने बात कर चुके हैं। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो 600 ईसा पूर्व भारतीय जो हैं वो लंका जाकर के बसने लगे थे। बंगाल के राजा श्री विजय ने लंका पर विजय प्राप्त की और वहाँ पर सिंहल वंश की नींव डाली थी। तो कौन सा वंश हुआ करता था वहाँ पे? सिंहल द्वीप भी हम इसको कहते हैं। तो श्री विजय जो थे बंगाल के राजा थे, जिन्होंने यहाँ पर इस वंश की नींव डाली थी दोस्तों। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पर भेजा था। तिस ने भी वहाँ के राजाओं को बौद्ध धर्म में, मोगलीपुत्र तिस ने भी यहाँ के राजाओं को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था दोस्तों। तो ये भारतीय ही थे जो लंका जाकर के बस गए 600 ईसा पूर्व में। यहाँ पर सिंहल वंश की नींव डाली श्री विजय ने, जो बंगाल के राजा हुआ करते थे। सम्राट अशोक ने भी अपने पुत्र और पुत्री को यहाँ पर धर्म प्रचार के लिए भेजा था। सम्राट समुद्रगुप्त की बात करें तो उनके समय में लंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया के अंदर एक विहार का भी निर्माण करवाया था दोस्तों। पल्लव और चोल शासकों ने भी यहाँ कुछ समय शासन किया। यहाँ के मंदिरों में आपको भारत की तरह गर्भगृह, अंतराल मंडल जैसी यहाँ के मंदिर हैं वैसे ही देखने को मिलते हैं। धर्म के साथ साथ यहाँ पर पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का भी प्रसार हुआ था दोस्तों। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं पश्चिमी एशिया के विषय में। तो पश्चिमी एशिया में यहाँ पर हमें एक ही चीज़ पढ़नी है, अफगानिस्तान। अगर आप ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ पर हमें काबुल, गोमल, अफगान नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान से भी भारत का पुराना संबंध रहा हुआ है। जब हमें ऋग्वेद, जो हमारा भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें जानकारी मिलती है तो मान लेते हैं कि यहाँ से संबंध रहा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात करें तो अफगानिस्तान भारतीय साम्राज्य का ही उनके समय में एक अंग हुआ करता था। ह्वेनसांग के अनुसार काबुल में हिंदू शाही वंश का शासन था दोस्तों। ह्वेनसांग के अनुसार अंतिम शासक जयपाल से ही यह राज्य सुबुक्तगीन ने छीना था। ऑर्लेस्टीन के अनुसार अफगानिस्तान तथा साकूट में अनेक बौद्ध मठ हुआ करते थे। तो बौद्ध धर्म का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसार था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये हमारा ही अंग हुआ करता था, भारत का ही अंग था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है यहाँ की नदियों का। इसिडोर और टोलमी ने अफगानिस्तान को भारतीय संस्कृति का प्रभाव डालने वाला क्षेत्र बताया है। प्राचीन काल में अफगानिस्तान तो भारत का ही एक अंग था। ऋग्वेद काल में भारतीय बस्तियां यहाँ पर फैली हुई थी, ऐसा आपने पढ़ चुके हैं अभी। मौर्य काल में भी अफगानिस्तान भारतीय साम्राज्य का ही अंग था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राचीन काल में अफगानिस्तान उत्तर भारत का ही एक भाग हुआ करता था, अलग कोई देश अपने नहीं कह सकते। यहाँ के लोग मध्य भारत की ही भाषा बोलते थे, जैसे मध्य भारतीय बोलते हैं वैसे ही बोला करते थे दोस्तों। बौद्ध धर्म यहाँ भी खूब फला फूला। बौद्ध धर्म के यहाँ अलावा यहाँ पर हिंदू धर्म का भी बड़ा प्रचार हुआ करता था। कंधार का नाम सुना होगा, यहाँ स्थित कपिशा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कंधार से अशोक का हमें एक अभिलेख भी प्राप्त होता है, सारेकुला। बौद्ध मूर्ति भी बामियान वाली आपको याद होगी, यहाँ से प्राप्त हुई थी दोस्तों। फिर हम बात करें मध्य एशिया की, तो मध्य एशिया में चाइना आता है। चाइना और भारत के प्राचीन संबंधों का उल्लेख आपको महाभारत, मनुस्मृति और कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम के नाटक में भी देखने को मिल जाएगा। ईसा की पहली शताब्दी के अंदर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चीन और भारत का आदान प्रदान होना प्रारंभ हो गया, यानी आपस में यहाँ पर आना जाना शुरू हुआ, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। 65 ईस्वी के अंदर चीनी सम्राट मिंगती धर्मरत्न और मातंग नामक दो बौद्ध भिक्षुओं को भारत से चीन ले गया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन थे दो बौद्ध भिक्षु? एक तो था धर्मरत्न और दूसरा था मातंग। कौन ले गया था? चीनी सम्राट मिंगती। और वे बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया करते थे, इसलिए लेके गए थे। चीन में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ और इसके साथ साथ भारतीय स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला का भी प्रभाव वहाँ पर पड़ा। भारतीय गणित है, ज्योतिष है, चिकित्सा है, संस्कृति के संगीत के प्रमाण भी वहाँ आपको मिल जाएंगे। चीन में बहुत सारे बौद्ध मंदिर हैं, गुफा मंदिर बनाए गए, जैसे हमारे यहाँ थे। भारतीय चित्रशैली भी यहाँ पर बनी, भारतीय शैली की ही यहाँ पर कई मूर्तियाँ बनी। चीन से हमें बौद्ध धर्म कोरिया और जापान तक फैला था, ऐसा मानते हैं। चीन से ही ये फैला था। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा मंदिर वगैरह नहीं आता है। कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं बनता है।
तांग वंश का काल चीन के इतिहास का बौद्ध काल कहा जाता है। बस ये एक क्वेश्चन यहाँ अभी तक अपने बोल सकते हैं जो आने लायक है। चीन व भारत के मध्य व्यापारिक संबंध थे, दूतों का आदान प्रदान होगा, ये सामान्य सी बातें हैं दोस्तों। चीन में बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बोधिसत्व नामक एक बौद्ध भिक्षु हुआ करता था, वो चीन से कोरिया और जापान गया था और इसी ने बौद्ध धर्म का प्रचार वहाँ पर किया था। तांग वंश का काल चीन वंश के इतिहास का बौद्ध काल माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है कि कौन से शासक का काल जो है चीन का बौद्ध काल माना जाता है। कुची से कुमारजीव भी चीन गया था और उसने महायान शाखा का प्रचार यहाँ पे किया था, जो बौद्ध धर्म की ही एक शाखा है, ईनयान और महायान के रूप में। भारत से धर्मरत्न और कश्यप मातंग, इसकी अभी हमने बात की थी। बौद्ध भिक्षु हान वंश के मिंगती शासक यहाँ पर ले गया था। हमने ये भी देखा था किस लिए, ताकि वो अनुवाद कर सके चाइना की भाषा के अंदर। मिंगती ने इनके लिए श्वेताश्वर विहार का निर्माण करवाया था चाइना में। चीन में तुल हुआंग की गुफाओं के चित्र देखने में भारत के अजंता की जो गुफाएं हैं उनके जैसे मिलते हैं। कौन से? तुल हुआंग की जो गुफाएं हैं वो। चीन में तंत्रयान शाखा बौद्ध धर्म की ही एक शाखा है। उसकी स्थापना बौद्ध भिक्षु अमोघ वर्ष के द्वारा की गई थी, ऐसा माना जाता है दोस्तों। यहाँ के राजा लियांग बुती ने चीन का राजधर्म घोषित किया। कौन सा? बौद्ध धर्म। संघभद्र एक बौद्ध भिक्षुक हुआ करता था जिसने नानकिंग के सम्राट को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का कार्य किया था। 36 भाषाओं के ज्ञाता धर्म रक्षक जो थे 3री सदी में चीन गए थे। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन अपना यही बनता है इम्पोर्टेंट। फायान इत्सिंग जैसे बहुत से विद्वान भी बौद्ध ग्रंथ चीन लेके गए थे। हमने ये देखा ना कि मौर्य काल गुप्त काल के समय चीनी यात्री आते थे। चीन में ही बोधिसत्व नाम का एक बौद्ध भिक्षुक हुआ करता था। वो जापान, कोरिया, मंगोलिया जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगा। बुद्ध की 71 मीटर ऊंची प्रतिमा मैत्रेय के रूप में आज भी यहाँ पर विद्यमान है। तो मैत्रेय वाला क्वेश्चन चौथा आपसे पूछा जा सकता है कभी। उसके बाद में हम पश्चिमी चीन की बात करें, खोतान या खोतमुन। वेराचन के द्वारा 2री शताब्दी के अंदर यहाँ पर भारतीय राज्य की स्थापना हुई थी। फायान के समय में खोतान में हजारों बौद्ध विहार हुआ करते थे। इनमें से गौतमी विहार जो है सबसे बड़ा विहार माना जाता है। तो गौतमी विहार कहाँ था? खोतान में हुआ करता था। बौद्ध शिक्षा का ये बहुत ही बड़ा केंद्र था, सर्वोच्च केंद्र था। यहाँ पर 3000 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा केंद्र रहा होगा ये। फायान स्वयं भी यहाँ पर आकर के ठहरा हुआ था। फायान के अनुसार यहीं से अनेक बौद्ध प्रचान यानी चीन गए थे। चीनी जनश्रुति की माने तो अशोक के पुत्र कुस्तन ने यहाँ पर इस उपनिवेश की स्थापना की थी दोस्तों। 8वीं शताब्दी आते आते खोतान भारतीय संस्कृति का एक केंद्र बना रहा। इस्लाम के प्रवेश के साथ ही इसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। जैसे जैसे इस्लाम आया तो यहाँ चेंज होना शुरू हो गया। फिर हम कुची की बात करें, पुराणों में इसे कुश द्वीप कहा गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही बनता है। पश्चिमी चीन में है वर्तमान में। 2री शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय शासक यहाँ पर आए। भारतीय राजकुमार थे कुमारजीव, उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और कुची के राजा का गुरु भी बन गया। इनका तो देहांत भी चीन में ही हुआ था। कुची के राजाओं की अगर बात करें तो इनके नाम भी भारतीयों के जैसे ही थे, जैसे सुवर्णदेव, पुष्पदेव, हरदेव। अन्यथा आप समझ सकते हैं ये पश्चिमी चीन में है तो इनके नाम भी चांग, ली इस प्रकार के होने चाहिए थे, लेकिन हमारे नाम मिलते हैं। फायान ने यहाँ बौद्ध विहारों का उल्लेख किया, उसके अनुसार यहाँ पर बौद्ध विहार हुआ करते थे दोस्तों। तिब्बत की बात करें तो तिब्बत को महाभारत में त्रिविष्टप कहा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र को छालखा भी कहा गया है। तो छालका और त्रिविष्टप किसका नाम है? तिब्बत का ही है। महाभारत में इसे त्रिविष्टप कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। भारत से शांति रक्षित और पद्म संभव ये 2 लोग जो हैं तिब्बत गए थे और उन्होंने वहाँ पर रामयस विहार का निर्माण करवाया। कौन कौन गए? शांति रक्षित और पद्म संभव तिब्बत गए और समयस विहार का निर्माण यहाँ करवाया था। तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म के अनुयायी आज भी पद्म संभव को अपना गुरु मानते हैं। किसको? पद्म संभव, जो देखिए इस भारत से गया था। विक्रमशिला से दीपंकर श्रीज्ञान भी तिब्बत गए थे और उन्होंने यहाँ पर शाक्य विहार का निर्माण किया। तो शाक्य विहार की बात करें, समयस विहार की बात करें तो ये तिब्बत में ही है दोस्तों। तिब्बत के राजा गेम्पो थे, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री थोनमी संभोट को भारत भेजा था। कौन आया था भारत में? थोनमी संभोट। किसके प्रधानमंत्री थे? राजा गेम्पो के।
इसने नालंदा में अध्ययन किया, नालंदा में रहकर के पढ़ाई की और तिब्बती वर्णमाला का जनक भी इन्हें माना जाता है। 7वीं शताब्दी में तिब्बत के राजा ने नेपाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया। ये राजकुमारी बौद्ध धर्मावलंबी हुआ करती थी। ध्यान दीजिएगा, तिब्बत के राजा थे, उन्होंने नेपाल की राजकुमारी से विवाह किया और ये बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। इसी के प्रभाव से तिब्बत का राजा भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। राजा को स्रोंग सांग गेम्पो के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों गेम्पो की भी हम जिनकी बात कर रहे हैं अभी के जो दलाई लामा है वो इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। दोस्तों जो दलाई लामा जिनकी अपनी बात करते हैं, इसने संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि जो हमारी है उन्हीं को अपनाया, बौद्ध मंदिर और विहार भी बनवाए। इनके अलावा कुछ और अन्य स्थान भी है, जैसे मलय या मलेशिया की बात करें तो मलाया द्वीप जिसे मलेशिया कहते हैं, प्राचीन काल में कई हिंदू राज्य का विकास यहाँ पर हुआ। इसमें कर्मरंग है, कलशपुर, कटाह, पहंग ऐसे राज्य थे। इस प्रायद्वीप के अनेक भागों में आपको प्राचीन मंदिर के खंडर और मूर्तियों पर संस्कृत भाषा के उल्लेख प्राप्त हो जाएंगे। इनसे अपने कह सकते हैं कि कभी यहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ था। यहाँ पर याद हमें ये सिर्फ इतना ही करना है कि मलय या फिर मलाया द्वीप जिसको मलेशिया कहते हैं, ये हिंदू साम्राज्य ही हुआ करता था। दोस्तों बस इतना ही याद रखना है इसमें। यहाँ के राजाओं में गौतम, समुद्रवर्मन भारतीय नामों के समान ही आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, स्तूप बने। आज भी ऐसे ब्राह्मण परिवार यहाँ मौजूद है जिनके पूर्वज भारत से गए हुए मानते हैं। दक्षिण में चोल साम्राज्य के प्रतापी राजा हुआ करते थे, राजेंद्र चोल, वो भी यहाँ पर व्यापार किया करते और उनका पूरा नियंत्रण यहाँ पर हुआ करता था। दोस्तों दक्षिण कोरिया की बात करें तो बोधिसेन के द्वारा यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। 1ली शताब्दी में अयोध्या की राजकुमारी सूर्य रत्ना का विवाह दक्षिणी कोरिया के राजकुमार किम सुरो से हुआ। अयोध्या की राजकुमारी थी सूर्य रत्ना, जिसका विवाह दक्षिणी कोरिया के राजकुमार किम सुरो से हुआ। सूर्य रत्ना का स्मारक अयोध्या में अब भी बना हुआ है, जबकि दक्षिणी कोरिया के किहाई शहर में सूर्य रत्ना की कब्र भी है दोस्तों, जो इसका प्रमाण है। तो इंटरनेशनल मैरिज कह सकते हैं उस समय की। श्याम की बात करें, श्याम को थाईलैंड कहा जाता है और यही एक अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। थाई जाति का प्रभाव यहाँ 13वीं शताब्दी से पहले देखने को आपको नहीं मिलेगा। थाई जाति के लिए ही थाईलैंड बोलते हैं अपने इसको। इसके पहले यहाँ जो है, थाई से पहले भारतीयों का ही प्रभुत्व हुआ करता था। यहाँ पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण प्रभाव हमें देखने को मिलेगा उस समय का। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा है उसका प्रचलन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ के शासक जो थे बौद्ध मंदिर विहारों का निर्माण करवाया, सामान्य सी बातें करवाते ही जा रहे हैं। यहाँ पाली भाषा का प्रसार भी आपको देखने को मिलेगा था। यहाँ पर यहाँ की स्थापत्य कला, तक्षण कला, सभी पर भारतीय प्रभाव देखने को मिलेगा। लव देश की बात करें तो इसे लाओस कहा जाता है वर्तमान में। यही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर नाम के समान ही। राम के पुत्र लव के नाम पर यहाँ पर एक लवपुरी भी बसी हुई है। लव देश के आदि देवता भद्रेश्वर हैं। कभी यहाँ पर शैव धर्म का व्यापक प्रभाव हुआ करता था, तो यहाँ पर बुद्ध के बजाय अपने शैव धर्म को देख रहे हैं। लव देश का प्रथम राजा श्रुतवर्मन था, जिसका पुत्र श्रेष्ठवर्मन था, जिसने श्रेष्ठपुर नामक नगर बसाया। यहाँ पर वर्ष प्रतिपदा, व्यास पूर्णिमा, विजयादशमी यहाँ के भी लोकप्रिय त्यौहार हुआ करते थे। जो हमारे यहाँ के हैं ना, व्यास पूर्णिमा, विजयादशमी, वर्ष प्रतिपदा। बौद्ध धर्म के आगमन के बाद यहाँ पर कई बौद्ध मठ बने, स्तूप बने। शालिवाहन संवत का भी प्रचार था यहाँ पर। आज भी यहाँ पर शालिवाहन संवत देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये प्राचीन काल का भारत है। यहाँ आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान है ना, और ये हमारा गंगा नदी, तिब्बत आ गया है ना, श्याम आ गया, चंपा, कंबोडिया, अनाम, मलावा, बोर्नियो, बाली, जावा, सुमात्रा, श्री विजय है ना। यहाँ इन सभी के अंदर, बर्मा के अंदर, इन सभी के अंदर देखिए क्या था, भारत का ही प्रसार हुआ करता था। यहाँ पर आपको भारतीय बर्मा, ये रहा, बर्मा के अंदर भी हमने प्रसार देखा था, मध्य चीन के अंदर भी था। तो इस प्रकार से हम देखें भारतीय संस्कृति कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी, मानचित्र के द्वारा भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। हमने अच्छे से बिल्कुल ज़्यादा ही डिस्कस किया है, हालांकि इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य मुख्य चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। थोड़ी व्याख्या इसलिए ज़्यादा की ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, आपकी इसकी विशालता को समझ सके और इसे गंभीरता से लें, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा ही पढ़ाया है।
मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन केवल आपको यहीं मिलती है और हाँ, पूरा सिलेबस आपको यहीं करवाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।